वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस मैं कुछ देने वाली हूँ नोट्स जो कि एग्जाम पर्पस ऑफ यू से और नोट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछ रहा है कि ऑथर जो थे खुशवंत सिंह, उनका रिलेशनशिप का 3 फेजेस हमें बताना है विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही was going to abroad for his further studies. So what are the 3 phases? First phase was his childhood. जब वो छोटे थे तो वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहते थे और वो उनकी हेल्प किया करते थे और साथ ही में ग्रैंडमदर भी हैं, वो भी उनका हेल्प करती थी उन्हें स्कूल ले जाने में, रेडी करने में एंड एवरीथिंग. सो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम वेरी वेल. Then comes his boyhood when he, or you say both of them, went to city and जहाँ पे उनकी turning point आती है उनके relationship में. Then third phase was early youth, जहाँ पे author जो है वो university में आ जाते हैं and उन्हें एक separate room दे दिया जाता है for his studies. Question number 2. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when when the author was going to the city school. तो जब author जो है वो city school में जा रहे थे तो उनकी grandmother को क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी. 3 चीज़ मेनली थी जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी. पहला, द स्टडी ऑफ साइंस एंड लर्निंग. सेकेंड वॉज दैट शी वॉज वॉरिड कि कोई भी टीचिंग्स नहीं है गॉड के बारे में और स्कल्पचर्स के बारे में. एंड द थर्ड थिंग वॉज शी वॉज डिस्टर्ब्ड ऑफ वॉज म्यूज़िक, जो कि दिया जा रहा था. म्यूज़िक के लेसन्स ऑथर को दिए जा रहे थे जो कि उनकी ग्रैंडमदर को डिस्टर्ब कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर का मानना ये था कि जो म्यूज़िक है वो जेंटल फॉक के लिए नहीं होता है, वो बेगर्स के लिए होता है और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए होता है. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3. That is 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. तो जैसे कि ऑथर जब बड़े हो जाते हैं तो ऑथर की ग्रैंडमदर कैसे अपने डेज को स्पेंड करती थी. तो 3 चीज़ें दी हुई. पहला कि वो अपने रूम, सबसे पहले तो उन्होंने अपने लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था. देन क्या होता था, वो अपने सारा टाइम जो है वो अकेले एक रूम में रहती थी और अपना मतलब एक्सेप्ट कर लिया था अपने लोनलीनेस को. दूसरा था कि वो रेयरली किसी से बात करती थी और क्या काम करती थी, वो स्पिनिंग व्हील करती थी यानी कि सिलाई, और प्रेयर्स को डिसाइड करती रहती थी. इन दी आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर. और आफ्टरनून में क्या करती थी, दोपहर के टाइम में वो स्पैरोज को फीड किया करती थी एंड हाफ एन आवर के लिए जो उनका स्पेशल टाइम हुआ करता था. Next, question number 4. The odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. तो मरने से कुछ समय पहले ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने किस तरीके का ऑड बिहेवियर किया था. सबसे पहले तो उन्होंने किसी से भी बात करने से मना कर दिया था. She refused to talk to any one of them. Then she said कि मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम लोगों से बात करने में. या यूँ कहो कि जैसे ही ऑथर अपने 5 years स्टडी करके आए थे अब्रॉड से, तो ऑथर की ग्रैंडमदर ने उनका वेलकम किया था. ड्रम, बहुत सारे नेबर्स को बुला के ड्रम बीट करके म्यूज़िक गाया था, होम कमिंग वॉरियर वगैरह का. क्या हुआ कि उन्होंने इतना बूढ़ी हो गई थी, इतनी ओल्ड हो चुकी थी, उन्होंने अपने बॉडी को स्ट्रेन कर दिया था, ओवर स्ट्रेन कर दिया था. दैट इज़ वाई शी फॉल इल. एंड इसी की वजह से अगले दिन डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, माइल्ड फीवर. बट एक्चुअल में वो समझ गई थी कि ये उनका मतलब जो डेथ है वो बहुत ही पास में है. सो शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन एंड शी सेड कि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ माई टाइम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू. आई हैव टू जस्ट रिसाइट माई प्रेयर्स, बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम से अपने प्रेयर्स को नहीं किया था. सो शी फर्दर डिड दैट. और उसके बाद क्या होता है, वो मतलब सब प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा ग्रैंडमदर. बट एक्चुअल में कुछ टाइम बाद जैसे वो अपना प्रेयर स्टार्ट कर देती है बेड पे लेके, किसी से भी बात नहीं करती हैं, व्हाट हैपन्स कि उनके हाथ में जो रोजरी थी वो गिर जाती है. एंड एवरीवन इन द फैमिली अंडरस्टूड दैट शी इज नो मोर. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5. The way in which the sparrows express their grief, you say their sorrow when the author's grandmother died. तो ग्रैंडमदर जो है ऑथर की जैसे वो डेथ हो जाती है उनका, तो स्पैरोज जो है वो अपना दुख को कैसे
दिखाते हैं। सबसे पहले तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं एक ही जगह पे, मतलब जहाँ पे ग्रैंड मदर की जो बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे सारे ऑथर्स सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो है वो आके बैठ जाते हैं बिना कोई आवाज़ किए, बिना कोई चिरपिंग किए। देन व्हाट हैपन्स कि उनकी ऑथर की जो मदर है वो कुछ ब्रेड क्रम्स जो है वो फेंक देती हैं स्पैरोज के लिए, बट व्हाट हैपन्स कि ऑल दो स्पैरोज इग्नोर दैट ब्रेड क्रम्स, और वो क्या करते हैं कि जैसे ही ग्रैंड मदर की जो बॉडी है उन्हें लेके जाया जाता है अपने लास्ट काम के लिए, बर्न करने के लिए, या जो भी काम करते हैं उसके लिए लेके गया गया, तो वो जो है स्पैरोज वो भी साइलेंटली मूव कर जाते हैं वहाँ से, एंड दे इग्नोर द ब्रेड क्रम्स। और अगले दिन क्या होता है, जो स्वीपर आता है तो वो झाड़ू लगा के मतलब फेंकना पड़ता है उसे एट द एंड। नाउ वी आर मूविंग टू सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, यानी कि मैं नोट्स देने वाली हूँ। ये सारे नोट्स दो नोट्स हैं, दो टॉपिक के नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो सबसे पहले आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के मतलब, इस स्टोरी से ऑथर जो है वो क्या आइडिया आखिर देना चाहते थे। सबसे पहले द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी डिस्क्राइब्स, तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंडसन। जैसे जैसे ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही गहरा होता है, जैसे जैसे चाइल्ड जो है यानी कि ग्रैंडसन जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, और ग्रैंड मदर जो है वो जैसे जैसे ओल्ड होती जा रही है। Solitude and silence fill the grandmother's days and she distances herself from the real world. तो उनका जो लाइफ है, उनके लाइफ में अब सॉलिट्यूड आ गया था एंड वो एक्सेप्ट कर चुकी थी इस साइलेंस को अपने लाइफ में। देन व्हाट हैपेंस कि उनके आसपास जो है अब वो क्या करती थी, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के अंडर में, या यूँ कहो कंपनी में रहती थी, जैसे कि गॉड की कंपनी में, और दूसरा जो था वो स्पैरोज यानी कि बर्ड्स। ठीक है, She enters a world of her own and is content with herself. तो अब वो satisfied थी and वो अपना एक अलग दिनचर्या बना चुकी थी according to the city, और अब उसी दिनचर्या को फॉलो कर रही थी वो। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर इस पूरे स्टोरी में हम लोगों ने ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बारे में ही पढ़ा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच। तो इसे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ, और अगर तुम लोग नोट्स बना रहे हो तो फिर वो सभी ये सब नोट कर लो, पॉइंट वाइज है जैसे तुम्हें ठीक लगे। ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड रिंकली वुमेन, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओल्ड थी और उनका जो फेस था उस पर रिंकल आ चुके थे। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा वो ओल्ड हो नहीं सकती थी। वो शॉर्ट थी, वो स्लाइटली थोड़ी सी बेंट थी, आगे की तरफ झुकी हुई थी। शी ऑलवेज वोर, वो वाइट ड्रेस हमेशा पहनती थी, और उनका जो फेस था उस पर उन्हें देख के बहुत ही शांत उनका फेस लगता था, लेकिन शी हैज़ अ काम, जेंटल एंड रीअश्योरिंग फेस। उनका जो फेस था वो बहुत ही काम और रीअश्योरिंग टाइप का था। शी ऑलवेज हैज़ वन हैंड सपोर्टिंग हर बैक, यानी कि उनका जो एक हाथ था उसे वो अपने कमर पे रखती थी ताकि वो सपोर्ट कर सके उसे चलने में, उन्हें चलने में। देन द अदर हैंड वॉज बिजी इन रोजरी, माला रखती थी वो अपने हाथ में जब जपती रहती थी। इस पूरे लेसन में हम लोगों ने देखा कि वो कितनी ज़्यादा रिलीजियस वुमेन है, कितनी ज़्यादा वो सेंटली वुमेन है, ये हम लोगों ने देखा। और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करती थी चैंटिंग प्रेयर्स, राइट। शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड भी थी वो। क्यों, किस लाइन से हमें पता चलता है कि वो काइंड हार्टेड थी? इस लाइन से कि हम लोगों ने देखा कि जब वो विलेज में रहती थी तो वो डॉग्स को फीड किया करती थी ब्रेड क्रम्ब से, एंड जब वो आ जाती है सिटी में तो वहाँ पे तो डॉग्स थे नहीं, विलेज डॉग्स, तो क्या करती थी वो स्पैरोज को फीड करती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी काइंड हार्टेड वुमेन थी। वो जो है वो अपने इमोशंस को शो नहीं करती थी, बट इमोशन शो नहीं करती थी, दैट डजंट मीन्स कि वो किसी से अपने ग्रैंडसन से प्यार नहीं करती थी, अपने फैमिली मेम्बर से प्यार नहीं करती थी। हालांकि जब यूनिवर्सिटी नहीं, जब वो 5 ईयर्स के पढ़ाई करने के लिए उनका ग्रैंडसन यानी कि खुशवंत सिंह जा रहे थे अब्रॉड, तो स्टेशन पे तो वो छोड़ने के लिए जा रही थी, बट शी डिडंट शो एनी सेंटिमेंट्स, इमोशनल नहीं हुई वो, जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑथर। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन्हें प्यार नहीं करती थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। देन वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन वाली थी, थोड़ी पुराने ज़माने की थी, नई चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। दैट्स वाई शी हेटेड साइंस एंड लर्निंग, और जो भी नया कंसेप्ट था इंग्लिश जो है वो उन्हें समझ नहीं आती थी, तो इसी रीज़न की वजह से वो ऑथर को सपोर्ट नहीं कर पाती थी इन हिज स्टडीज़।
देन व्हाट हैपेंस, उन्हें म्यूजिक्स भी पसंद नहीं था, उन्हें म्यूजिक्स लगता था कि मोनोपोली है ऑफ बेगर्स एंड हार्ट लॉट्स। एंड हालांकि उनका कुछ डिसएग्रीमेंट था क्योंकि वो पुराने ज़माने की थी तो नई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, बट इट डजेंट मीन कि वो बहुत ही बुरी थी, बट एक्चुअल में वो बहुत ही अच्छी थी एंड बहुत ही काइंड हार्टेड और सेंटली वुमन थी। ये है कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर। नाउ so that's it in this video. We have completed NCERT questions, plus I have given you all the notes which were important in the exam point of view and for revision and all. So that's all for this video. मैं एक इस चैप्टर पे एक लास्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत ही शॉर्ट होगा। उसमें मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगी जिसे हम लोग क्विक समरी या वन शॉट कहते हैं। देन आफ्टर दैट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू पार्ट, दैट इज इसी चैप्टर का पार्ट है वो फोटोग्राफ वाला चैप्टर, उसे मैं जल्दी से कंप्लीट करूंगी और वो चैप्टर जो है वो मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी एंड उसका भी एक क्विक रिविजन में करूंगी। सो आई होप कि अब तक प्लेलिस्ट बन भी गया होगा, नहीं भी बनाए तो तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for watching the video, and if you have not liked the video, please go and like it, subscribe to the channel, and till then take care, bye.